ओबीसी समाज इसमें सम्मिलित हुआ है। मेन प्रॉब्लम तो यही है, जो तथाकथित अगड़े वर्ग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था उस समय खुद सड़कों पर जो है लोग निकल करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही तथाकथित सवर्ण वर्ग के लोग, तब इनका यही कहना था कि हमारे हिस्से की नौकरियां पिछड़े वर्ग को दे दी जा रही है। जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई। फिर उन्होंने एक नया आयोग बनाया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में, जिसको मंडल आयोग कहा जाता है, बीपी मंडल आयोग। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से रथ यात्रा पर निकल गई, विरोध ही था उसका। तब आज के कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं और आज सड़क पर उतर करके वही लोग जो है यूजीसी बिल के विरोध में भी विरोध कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग इनके साथ जो है मिल करके कभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलता है, कभी जो है धर्म बचाने के लिए निकलता है, कभी गाय माता को बचाने के लिए निकलता है। ओबीसी, एससी, एसटी इन वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व जो है विश्वविद्यालयों में ना मिलेगा तब तक यह कैसे लागू होगा। अभी 90% तो सवर्ण जाति के ही ज़्यादातर प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं। तो ऐसे जो जातिवाद में इस्तीफा दे दिए होंगे उन्होंने जीवन में कितना न्याय किया होगा। अगर उनके जाति का कोई मुकदमा आया होगा तो उन्होंने न्याय किया होगा, हमें तो नहीं लगता। यूजीसी ने जो अपने नियमों में बदलाव किया है उसके पीछे की जो सच्चाई है, रोहित वेमुला जिन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई करते समय उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ कि उनको आखिरकार जो है आत्महत्या करनी पड़ी। छात्रवृत्ति के मामले में उनके साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ, उनके साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, उनके साथ जिस तरह से लोग पेश आते थे, आखिरकार जो है उनकी माताजी ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरह से कानून बना उसके बाद उनकी माताजी जो रोहित वेमुला का बना हुआ है आदमकद प्रतिमा, वहाँ जाकर के उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमा। दूसरी घटना पायल तड़वी जो पेशे से रेजिडेंट डॉक्टर थी गायनोकोलॉजी की, उनको भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा। एसटी समाज से आती थी, उनको बाहर लोग रखते थे, इस तरह का आरोप लगता था, उनके साथ भी भेदभाव होता था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तीसरी घटना अनिकेत अंबोरे, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी, उन्होंने छलांग लगा करके आत्महत्या की। तो ऐसी पृष्ठभूमि जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि यूजीसी को जो है ऐसे कानून लाने की ज़रूरत है, अपने पुराने कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता, जिसमें सामाजिक सुरक्षा जो है मजबूत हो। एससी के साथ जो है ओबीसी को भी शामिल किया जाए। एससी एसटी कानून तो पहले से है, एससी एसटी कानून रहते हुए भी आप समझिए एससी समाज से खुद आते थे रोहित वेमुला, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। और दो घटनाक्रम जो हमने आपको बताया उनको भी सुरक्षा नहीं मिल पाई। तो ये जो ओबीसी समाज इसमें सम्मिलित हुआ है, मेन प्रॉब्लम तो यही है, जो तथाकथित अगड़े वर्ग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या है, जाति के आधार पर जो लोगों को अपमानित करने का काम, रैंकिंग रोकना, एक तरह से लोगों को धर्म के नाम पर प्रताड़ित करना, अल्पसंख्यकवाद को रोकना, जो दिव्यांग पुरुष हैं उनको परेशान ना किया जाए,
किसी प्रकार की नस्ली टिप्पणियां जो वोट को रोकना, तमाम तरह के जो है भेदभाव को रोकना शामिल किया गया है। अब इसको लोग अपने ऊपर ले रहे हैं कि कानून का मिसयूज होगा, इसको वापस लिया जाए। तो किस तरह से मिसयूज होगा? ऐसे तो लोग मांग कर सकते हैं कि भाई जो दहेज प्रथा का कानून उसको भी वापस ले लीजिए, इसका भी बहुत लोग मिसयूज करते हैं, इसका भी बहुत लोग मिसयूज करते हैं। किसी की बेटी छूट गई, बेटा तलाक दे दिया, या इस पक्ष से या उस पक्ष से दहेज का लग गया, लड़का लड़की के बीच में सहमति है, जब तक चला चला नहीं हुआ, बाद में लड़की ने कुछ केस लगा दिया, आप समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की घटना जो है घटित हुई थी 90 के दशक में, जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था। उस समय खुद सड़कों पर जो है लोग निकल करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यही तथाकथित सवर्ण वर्ग के लोग। तब इनका यही कहना था कि हमारे हिस्से की नौकरियां पिछड़े वर्ग को दे दी जा रही है, और एससी वर्ग को तो तभी से लाभ मिलना शुरू हो गया था जब इस देश में कानून लागू हुआ, यानी संविधान लागू हुआ। उनको तब से ही आरक्षण का प्रावधान शुरू हो गया था, सामाजिक सुरक्षा भी लागू हो गई थी, और ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसको रोक दिया गया। और 1931 की जो जनगणना है उसके अनुसार 54% ओबीसी की आबादी मानी गई कि 54% ओबीसी हैं। उस अनुसार भी होल्ड कर दिया गया और एक आयोग बना दिया गया, काका कालेलकर आयोग, कि आयोग पहले जो है जांच करे। काका कालेलकर आयोग जांच किया और अपनी रिपोर्ट जो है सौंपा। जब रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के टेबल पर पहुंची तो रिपोर्ट जो है अलमारी में पहुंच गई और वहां धूल फांकती रही, और धूल फांकते फांकते उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ पिछड़ों के हित में। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई। फिर उन्होंने एक नया आयोग बनाया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में, जिसको मंडल आयोग कहा जाता है, बीपी मंडल आयोग। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई संस्तुति उन्होंने की कि पिछड़े समाज को इतना जो मिलना चाहिए। बाद में वह भी अलमारी में रख दी गई, धूल फांकती रही, धूल फांकती रही। 1990 के दशक में उसको झाड़ फूंक करके निकाला गया, तब जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और तमाम नेताओं के दबाव में चौधरी देवीलाल, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, तमाम ऐसे नेता थे जो मंडल मसीहा कहे जाते थे। लोगों ने दबाव डाला और बीपी सिंह जी ने वह कानून लागू करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उस समय सहयोग दे रही थी और उसी समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी मंडल कमीशन के विरोध में। कांग्रेस भी मंडल कमीशन के समर्थन में नहीं थी, जो आज कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना हो और लोगों को उनका हक और हैसियत मिले। यानी जो उस समय विरोध कर रहे थे, कांग्रेस विरोध में थी, उस समय विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से रथ यात्रा पर निकल गई, विरोध ही था उसका। तब
आज के कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं और आज सड़क पर उतर करके वही लोग जो है यूजीसी बिल के विरोध में भी विरोध कर रहे हैं। तो समय वहीं फिर खड़ा है, यानी पिछड़ों के लिए अगर कोई कानून बन रहा है सामाजिक सुरक्षा के लिए, फिर विरोध होना शुरू हो गया है। तो यह सारी स्थितियां इस देश में हो रही हैं जो तथाकथित उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग नहीं चाहता कि पिछड़े वर्ग को यह सारे अधिकार मिले। अब पिछड़ा वर्ग इनके साथ जो है मिल करके कभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलता है, कभी जो है धर्म बचाने के लिए निकलता है, कभी गाय माता को बचाने के लिए निकलता है, कभी किसी नेता की पुत्र को जिताने के लिए निकलता है, कभी इनकी विरासत की रक्षा के लिए निकलता है। कभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा। जो भी हो, पिछड़े वर्ग के लोग जब अपने बारे में सोचेंगे समझेंगे तभी उनके साथ न्याय होगा। बाकी आप लोग खुद समझिए, बिल जिस समय भी आया है उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है। हालांकि बिल लाने से पहले मोदी सरकार को एक चीज़ पर ध्यान अवश्य देना चाहिए था कि विश्वविद्यालयों में जिस तरह से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी है, जैसे SC ST समाज के कितने हैं, बिल्कुल ना के बराबर, जैसे मानिए एक आध कहीं भर्ती हैं। OBC के कितने हैं, उसमें कितने लोग भर्ती हैं, और विभागों में कितने हैं। सबकी जब तक उसमें भर्ती ना कर दी जाए तब तक किस तरह से यह कानून काम करेगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। कम से कम एक ईमानदार भर्ती करके तब इस कानून को लागू किया जाए तो एक उचित कदम हो सकता है। जब तक OBC, SC, ST इन वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व जो है विश्वविद्यालयों में ना मिलेगा तब तक यह कैसे लागू होगा। अभी 90% तो सवर्ण जाति के ही ज़्यादातर प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लगाइए अंदाज़ा, अगर कोई शिकायत करे, कोई कुछ करे तो किस तरह से कोई सुनवाई अच्छी होगी या उनके फेवर में होगी या अच्छी तरह से होगा। अभी आप देखिए बरेली वाले वो SDM साहब थे जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, इस्तीफा दे दिए जातिवाद के चक्कर में। ये शंकराचार्य जी का अपमान हुआ तो उन्होंने जीवन में कितना बड़ा न्याय किया होगा। जो जातिवाद में इस्तीफा दे दिए होंगे उन्होंने जीवन में कितना न्याय किया होगा। अगर उनके जाति का कोई मुकदमा आया होगा तो उन्होंने न्याय किया होगा, हमें तो नहीं लगता। अयोध्या वाले विषय में देखिए, एक योगी जी का समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, हालांकि उसमें तथ्य कुछ और निकल करके आया कि उनके ऊपर मुकदमा था, केस था, फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखे थे। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे लोग जब जातिवाद में चूर हैं, व्यस्त है, तो कैसे अपने प्रोफेशन से, व्यवसाय से न्याय कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली विषय है। तो ऐसे में सरकार जब तक लोगों को उचित प्रतिनिधित्व ना देगी तब तक ऐसे कानूनों का क्या मतलब है, क्या फैसला है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, यह सोचने वाली बात है। हालांकि और राज्यों में आप देख रहे हैं अभी लोग शांत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ही सवर्ण समाज ज़्यादा विरोध दर्ज करा रहा है और जगह शांति है। और यह शांति जो है अभी देखने वाली है। कहीं कहीं लोग कॉल कर रहे हैं भारत बंद का भी, वो भी देखने वाला दिन होगा। धन्यवाद।